जय हिंदू राष्ट्र। डोकलाम में चीन ने मनमाने ढंग से भारतीय सेना को दबाव देके, डोकलाम मूलतः हमारा नहीं है, भूटान का क्षेत्र है, मगर भूटान के साथ भारत की संधि है कि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी, उसके वैदेशिक संबंधों की निगरानी भारत करेगा। भारत ने प्रतिरोध किया और चीन ने पूरा दबाव दिया। गलवान में अभी कुछ समय पहले ही पंगा लिया था। अब तवांग में यांगसे की चोटी पर, जो तकरीबन 17,000 फीट ऊंची है, वहाँ भी हरकत करने की कोशिश की। तो वहाँ फिर वो मंत्रोच्चार हुआ, मांगजोंग, भैंगजोंग, गांग तोंग देंगे, भैंग के लौंगे, इस किस्म की बातें हुई और बढ़िया ठुकाई करके भगा दिया गया। ये कई बार हो चुका है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इससे क्या हासिल होगा? चीन की परिस्थिति समझने जैसी है। चीन ने सारे संसार में कोविड फैलाया। भारत में ही लाखों लोग, लाखों का मतलब एक आध लाख नहीं, 50 लाख लोग मारे गए हैं। अमेरिका के साथ भी हुआ, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो कुछ कंट्रीज़ की तो बहुत बुरी हालत हुई, जैसे इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है। और उसका कारण यह है कि वामपंथियों के प्रभाव में आकर 1960 के दशक के आसपास बड़ा हंगामा हुआ। स्त्री अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर इतना जोर दिया गया कि परिवार टूट गए। शारीरिक आवश्यकताओं के लिए अकेले रहकर भी विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संबंध बना के सेक्स की आपूर्ति की गई। संतान, परिवार नहीं बनाया, संतान नहीं हुई। नतीजा कि अब इस समय ये स्थिति है कि उनके पास नई पीढ़ी ही नहीं है, कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। मैं इटली के अपने कई गुरु भाइयों को जानता हूँ जो स्वतंत्र हैं। अब सब लोग 60 की उम्र में, 60 से ऊपर के हैं, परिवार ही नहीं है, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। कोविड हुआ, मरने के 15-20 दिन बाद पता लगा, जब बदबू आई, सड़न आई, तब जाकर लोगों ने उनका क्रिमेशन किया या जैसे भी संस्कार हुआ। बीमार पड़ गए तो कोई पानी देने वाला नहीं। ये पूरे लंबे समय तक उसने हंगामा किया चीन ने, मगर ये दुधारी तलवार थी। और संभव है इसमें कुछ उपद्रव अमेरिका का और अन्य देशों का होगी, क्योंकि चीन में भी कोविड फैल गया। जिसने ये बीमारी फैलाई है उसको इसके एंटीडोट के बारे में मालूम होना चाहिए, मगर चीन के भी बहुत बुरी तरह से शहरों में लॉकडाउन लगा है। मतलब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उन्होंने बरती। जिसको कोविड हो गया उसको तुरंत आइसोलेट कर दिया। इस तरह के वीडियो भी देखे गए कि उठा उठा के लोगों को ले गए हैं। अब उनका क्या किया, मार दिया या किस प्रकार से, ईश्वर जाने। एकदम से 13 नगरों में, ये तो सरकारी उनका आंकड़ा है, पता नहीं कितने नगरों में, और महानगर उसके बड़े बड़े हैं, भयानक आंदोलन हुआ। लोग सड़कों पर उतर आए, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ एक हंगामा हो गया। चीन के जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं वो सेनाध्यक्ष भी हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के माई बाप भी हैं, वो फलाने भी हैं, वो ढिमाके भी हैं। वो लगभग उनकी वर्चस्वी सत्ता स्थापित है। वर्चस्वी सत्ता केवल आतंक के आधार पर ही चल सकती है, अन्यथा विरोध होगा। चीन में कोई जनतंत्र तो है नहीं। वहाँ उन्होंने प्रहार किए लोगों पर। बाज़ार खाली पड़े हैं, दवाओं की दुकानें खाली हैं, खाने पीने के सामान नहीं मिल रहे हैं। चीन की आंतरिक स्थिति बहुत समस्या में है और ये दबाव बढ़ता गया तो चीन कम से कम 9 और अन्यथा 13 भागों में टूट जाएगा। जो हाल यूएसएसआर का हुआ वो हाल चीन का भी होगा। चीनी नेतृत्व इससे चिंतित है। इस समस्या का समाधान क्या करे?
एक पुरानी कहावत है, युद्ध राष्ट्रों को एक करते हैं। ये बात थोड़ा सा विस्तार से बताने जैसी है। अब की पीढ़ी को तो नहीं पता, अन्ना दुराई एक तमिलनाडु के नेता थे। आर्यों का आक्रमण और द्रविड़ सभ्यता और फलाना और ढमाका, ब्राह्मण विरोध और भगवान राम के जुलूस, उनके भगवान राम के मूर्ति के गले में जूते की माला डाल के, चप्पल डाल के जुलूस निकालना, इस किस्म की बेहूदगियाँ वो कर रहे थे। इसी की वैद अवैध संतानें अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये सब लोग हैं। ये ऐसा, इसका जो नेता था ऐसा लंपट था, इसने अपनी सगी भतीजी से विवाह किया और भी इसके 10-20 इधर उधर के संबंध थे। ये व्यक्ति वर्तमान जो हमारी मानसिकता है, सामान्य भारतीय मानसिकता, उसके हिसाब से लंपट था। बहुत ऊधम मचा रखा था इसने। 62 का युद्ध हुआ, एकदम से अन्ना दुराई पूरे सिनेरियो से गायब हो गए। ओके, राष्ट्र पर संकट है, देश पर आक्रमण हुआ है। उस समय कोई राष्ट्र विरोधी बात, देश विरोधी बात सुन के ही राजी नहीं। तो ये एक सामान्य बात है, राष्ट्र युद्ध के समय एक हो जाते हैं। पूरा पाकिस्तान भी इन्हीं कुकर्मों के कारण से अपनी ऐसी स्थिति पाकिस्तान की हुई, इसलिए वो भारतीय सेना पर भारतीय सीमा पर उपद्रव करता है। अभी जैसे बलूचिस्तान में ग्वादर में झमेला हो गया है, वहाँ जो पेट्रोलियम का भंडार थे उनको जला दिया गया है वहाँ के स्थानीय लोगों ने। सिंध में भी उपद्रव है। तो इनको कैसे रोका जाए? तो सिर्फ एक आधार है जिसके आधार पर पाकिस्तान की सेना कहती है कि हम पाकिस्तान को हम ही एक रख सकते हैं, यानी डंडे से एक रख सकते हैं। हम भावना नहीं है, भारत में इसकी आवश्यकता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति में, असम की संस्कृति में, खान पान में, रहन सहन में, रीति रिवाज में, बोलियों में, तमिलनाडु में, पंजाब में, गुजरात में बहुत अंतर है। मगर इन सबको एक करने के लिए किसी को सरदर्दी नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि एक हम भावना है सबके अंदर कि हम भारतीय हैं। इन क्षेत्रों में नहीं है, क्योंकि ये बनावटी देश हैं। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बनाया गया है, उनकी सांस्कृतिक एकता नहीं, और फिर उसमें भी पंजाब के कुछ विशेष जिलों ने सारे पूरे पाकिस्तान को दबोच रखा है। तो फिर युद्ध से ही बात बनती है। इसीलिए 65 में युद्ध हुआ, इसीलिए 71 में युद्ध हुआ। इसी पर कश्मीर का मुद्दा भी इसीलिए उठाते हैं कि अगर नहीं उठाएंगे तो पाकिस्तान को एक कैसे रखेंगे। तो खैर, चीन की स्थिति ये है कि अब बिखराव के कगार पर है। एक्सपोर्ट बंद हो गया है, चीन का माल बिकना बंद हो गया है, कोविड फैला हुआ है, खाने पीने का सामान नहीं है। चीन का स्थान भारत जैसा नहीं है। जैसे मुझे चेन्नई जाना है, मुझे बंगलौर जाना है, या मुझे गुवाहाटी जाना है, या मुझे तमिलनाडु में कहीं या केरल में कहीं जाना है, या मुंबई जाना है, तो मुझे सिर्फ ट्रेन के या फ्लाइट के या बस के टिकट की ज़रूरत है, अपनी गाड़ी से चला जाऊँगा। चीन में ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों को घेर कर बाकायदा फेंसिंग लगा के अलग किया गया है। कोई ग्रामीण क्षेत्र का आदमी नगरों में नहीं आ सकता। नगर के लोग अगर अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो इसके लिए परमिट लेना पड़ता है। जो काम करने वाले लोग इधर नगरों में लिए गए, बड़े बड़े प्रोडक्शन एरियाज बनाए गए। प्रोडक्शन एरिया भी हज़ारों एकड़ में बहुत बड़े बड़े बनाए गए, यानी जहाँ से लाखों पीसेस का एक साथ प्रोडक्शन होता है। तो उसमें जो लेबर आ गई वो अपने नगरों में नहीं लौट सकती। मेरे एक मित्र हैं, वो चीन में गए थे, तो वहाँ के कुछ शहरों में कि पहला चीन कैसा था ये दिखाने के लिए उनकी गाइड लेकर गई। तो वहाँ 2-3 मकान जिसमें लोग रहते हैं पुराने वाले हैं, बाकी सारा नगर सब बदल दिया गया। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये सब पुराने जब ऐसे रहते थे तो उससे बदल कैसे दिया गया? लोगों ने एतराज़ नहीं किया। उसकी समझ में ये सवाल ही नहीं आया गाइड की। भारत में लोग कोर्ट में चले जाएंगे, राजनीतिक दल उधम मचाएंगे, कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद मुर्दाबाद, और क्या हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऐसा कर करके। और इसका बड़ा आनंददायक परिणाम आया। वेस्ट बंगाल का सत्यानाश हो गया, जो बड़ी इंडस्ट्री का क्षेत्र था विभाजन के समय। कानपुर, जहाँ लाल इमली वगैरह दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ थी, उनकी ऐसी तैसी हो गई। इसी जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
काम के घंटे कम करो और फलाना करो, धमाका करो, ये सारे तो भारतीय संदर्भ की मानसिकता थी। तो उन्होंने पूछा वहाँ कैसा हो, उसकी समझ में नहीं आया। उसको जब उन्होंने समझाया कि लोग विरोध नहीं करेंगे, बोले कुछ नहीं किया, बुलडोजर से सब दबा दिए गए, मकान तोड़े गए, खत्म कर दिया गया, उसी में दब गए। 2-4 सेट किए गए उदाहरण, उसके बाद सब भाग गए। चीन में बड़ी विभत्स स्थिति है, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। मगर फिर भी किसी पड़ोसी देश पर आक्रमण, वो भी भारत जैसे देश पर आक्रमण, सीमा बदलने का प्रयास करना, दूसरा शिकार ताइवान है। मगर ताइवान पर उसको लगता है कि ताइवान के ऊपर अगर हाथ डाला तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में घिर जाएगा कि चीन की दुर्गत हो जाएगी। रूस ने अभी प्रयास किया, संघर्ष चल रहा है, लंबा चौड़ा संघर्ष चल रहा है, और वर्तमान के आधुनिक जो हथियार आए हैं उसके कारण से अंदाज़ा लगा कि टैंक बिल्कुल यूजलेस चीज़ है। हज़ारों टैंक तोड़ दिए गए हैं। प्रथम विश्व युद्ध में 302 के जो 303 की राइफल्स थी और ट्रेंचों से लड़ाई लड़ी गई थी। खंदकें खोल दी जाती थी आमने सामने और फायरिंग होती थी, उसमें पूरा एक सिस्टम जाल बिछा होता था, लोग खंदकों से लड़ते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में टैंक आ गए, टैंक खंदकों को फलांगते हुए निकल गए। जो ट्रेंच वॉर थी वो यूजलेस हो गई। अब के युद्ध में पता लग रहा है कि टैंक भी बेकार हो चुके हैं, ये टेक्निक भी पुरानी पड़ गई है। तो ऐसे किसी युद्ध में जिसमें ताइवान को घेरा जाएगा तो उसमें अमेरिका, यूरोप ये सब आ जाएंगे, तो चाइना को अपने देश को एक करने के लिए डोकलाम जैसे, तवांग के जैसे, गलवान घाटी जैसे कामों की ज़रूरत है। मगर उन्होंने इसका साहस कैसे किया? हमारे कभी समझ में आता है ये कि भारत के मार्केट चीनी माल के लिए खुल कैसे गए? मैं 14-15 वर्ष पहले की एक घटना बताता हूँ। दिवाली पर उपहार बांटने थे, तो यहाँ दिल्ली में करोल बाग के साथ में कुछ मार्केट है जो सामान बेचते हैं गिफ्ट्स का। मैं वहाँ गया, पेंटिंग्स दिखाई दी, चीन की बनी हुई पेंटिंग्स, नेचुरल कलर ऑयल पेंटिंग्स। मैंने प्राइस पूछे, 14-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 350-400 रुपये। इस 350-400 रुपये में कैनवस भी है, पेंट भी है, फ्रेम भी है, और छोटी मोटी पेंटिंग नहीं, कोई 2.5 बाई 4 की, 2.5 फुट बाई 4 फुट का साइज, फ्रेम भी है, कैनवस भी है, पेंट भी है, वर्क भी है। इतनी सस्ती। मैंने पेंटिंग का एक्सपोर्ट का काम किया है कुछ समय, तो मेरे लिए तो आश्चर्यजनक था कि ऐसा कैसे, इतना सस्ता कैसे होगा। फ्रेम कमज़ोर सा था, कुछ पीसेस लिए, उनका फ्रेम बदलवा लिया, उनको ठीक बना लिया, क्योंकि पेंटिंग का भारत में कोई भी काम करेंगे इतना असंभव है, तो कैसे बन रहा है। और इसमें जो दिल्ली में बैठा हुआ कोई इसका बड़ा इम्पोर्टर है, उस इम्पोर्टर ने मार्केट में डाला है माल, इनके प्रॉफिट भी हैं, ढुलाई का खर्चा भी है। तो क्या चीन से निकलते समय 100 रुपये का था या उससे भी कम का? कैसे हो सकता है? तो मालूम पड़ा कि लेबर के कोई अधिकार कम्युनिस्ट सरकारों में है ही नहीं। 12 घंटे की ड्यूटी होती है, उनको थोड़ा सा कुछ खाने को मिलता है। लेडर बनाए हुए हैं, एक सीढ़ियाँ सी, उस पर बैठे हुए लोग हैं। एक आदमी ये पत्ती बना रहा है, वो पत्ती बनाएगा आगे बढ़ा देगा, पत्ती बनाएगा आगे बढ़ा देगा, इस तरह से काम होता है और चल रहा है। इतने सस्ते माल का मार्केट में आने का नतीजा हमारे जो पेंटर्स हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनका क्या असर होगा? चिकनकारी महंगी कढ़ाई थी लखनऊ की, बाज़ार में मशीन मेड चिकनकारी भरे पड़े हैं कुर्ते। इतना सस्ता कैसे है? दुनिया भर का खिलौने का, इसका उसका, चीनी, कोई चीज़ कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। एकमात्र जो काम मुझे मालूम है रत्नों का, हीरों का, जिसमें चीन को पैर नहीं रखने दिया। उसमें भी चीन ने ऑफर किया था कि 10 साल के लिए अपना पूरा सिस्टम सेटअप कर लो, जो चाहे यहाँ माल का प्रोडक्शन करो, लेबर हमारी होगी, प्रोडक्शन करो, माल ले जाओ, 1 पैसे का टैक्स नहीं, 10 साल के बाद ये सब छोड़ के चले जाना।
गुजराती व्यापारी कहाँ ही आए, तेज़ है, उसने समझ लिया कि अब मार्केट को ठप कर देंगे, इनके हाथ में नो हाउ आ जाएगी, टेक्निक आ जाएगी काम करने की। उन्होंने मना कर दिया। कांजीवरम की साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ चीन से बन के खूब आ रहेंगे धड़ल्ले से। ये सब कैसे हुआ? चीन से भारत में माल लाने के लिए बॉर्डर है, कस्टम है, टैक्स है, इसको खोला किसने? इसका राज इसमें है कि सोनिया गांधी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस के बने हुए ट्रस्टों में सैकड़ों करोड़ रुपए चीन से अकाउंट्स टू अकाउंट लिए हैं, भारतीय मार्केट खोल दिया। डोकलाम में घुसने के समय जिनपिंग को पता है, गलवान में सेना के मूवमेंट को प्रेरित करने के समय, तवांग में यानसे में भेजने के समय उसे पता है कि उसके एजेंट भारत में बैठे हैं जो हंगामा काट रहे हैं। चीन के दुस्साहस का कारण यह है कि भारत में उन्हें मालूम है कि उनके फुटप्रिंट्स हैं, उनके फुटहोल्ड्स हैं, उनके अपने लोग बैठे हैं। भारतीयों को इसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर हम कहीं ना कहीं उपभोक्ता हैं तो कहीं ना कहीं हम उत्पादक भी हैं। हम सब कहीं ना कहीं उत्पादन करते हैं, तभी तो उपभोक्ता बनते हैं। हमारे पास धन कहाँ से आता है? चाहे हम सेवा कार्य करें, हम बनाएं, जो भी करें, मगर हम उस सारे सिस्टम की दुर्गत करने का कार्य इन लोगों ने किया है, और उसका परिणाम है कि चीन दुस्साहस दिखा रहा है। ये छोटा सा जो मांगजोंग भेंगजोंग हुआ है, ये यहीं नहीं रुकने वाला, बढ़ेगा। ये देश युद्ध से घिरने वाला है। ये देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लोग देख सकते हैं कि चीन के पास अपने बचाव के लिए एकमात्र उपाय युद्ध है। युद्ध करेगा तभी चीन के अंदर का असंतोष, अशांति समाप्त होगी, अन्यथा चीन बिखर जाएगा। वो उस जगह खड़ा हो गया है जहां उसके एक तरफ खाई है, एक तरफ दलदल है, तो उनकी मजबूरी है कि वो ये करें। तो ऐसे सारे लोग जिन्होंने इस देश रहकर इस देश की दुर्गति का कार्य किया है, उनके प्रति चौकन्ने हुई है। इस दुस्साहस को, इस दुष्टता को समझिए। और ये वैश्विक स्तर पर चीन की दुष्टता है, क्योंकि उनका बहुत पुराना सपना है कि सारे संसार पर चीनी राज करेंगे। मंगोलिया, चंगेज खान, कुबलई खान, हलाकू खान, ध्यान रखिएगा ये मुसलमान नहीं हैं, ये सारे के सारे लोग भारतीय संस्कृति के लोग हैं, भरतवंशी योद्धा हैं। बौद्ध मत की भ्रष्ट और गोरख पंथ की मिली जुली शाखा है। ये लोग इस्लामी नहीं हैं। इन्होंने इस चीन पर भी आक्रमण किया, चीन को भी दबोचा, और मध्य एशिया के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, उनको भी दबोचा। वो सपना उत्तराधिकार में चीन को मिला है कि सारे संसार पर उनका शासन हो। वो इसी कार्य में लगे हैं। इस काम को करने के लिए ऐसे हर व्यक्ति को, ऐसे हर राष्ट्र को, ऐसे हर समाज को सामने आना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, इस मानसिकता को ध्वस्त करना पड़ेगा। और इसके लिए जो अंदर के पंचमांगी हैं, ये जो अंदर गद्दार बैठे हैं, दुष्ट लोग बैठे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी किसी भारतीय ऐसे राजनीतिक दल की जिसका दावा है कि उसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसका अध्यक्ष विदेशी हो, मूल का हो। आचार्य चाणक्य ने बहुत पहले तय किया था, सेल्यूकस की बेटी ली थी चंद्रगुप्त के लिए, मगर यह निश्चित था कि उस बहू से, विदेशी बहू से उत्पन्न संतान राजा नहीं बनेगी। यहाँ ऐसी स्थिति है, एक सामान्य भारतीय में और इस पप्पू की मानसिकता में ज़मीन आसमान के अंतर होंगे, क्योंकि इसकी माँ भारतीय नहीं है, भारतीयता के संस्कार नहीं होंगे। इस बात को समझिए। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो विदेशी आयातित मूल का है, उसकी राष्ट्रीयता को पूरी तरह से संदिग्ध मानिए
परखिए और रद्द कीजिए। चीन के दुस्साहस का मूल कारण वामपंथियों की सपोर्ट, इस्लामी लीडरशिप की सपोर्ट, कांग्रेस के ऐसे दुष्ट लोगों की सपोर्ट है। जय हिंदू राष्ट्र।